ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लिंशु को देखते हैं जो कि दौड़ी दौड़ी चैन फेंगुए के पास में आती है। वहाँ पर फेंगुए की बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स उसको याद आते हैं। इसमें फेंगुए लिंशु का लाइफ पार्टनर है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग लिंशु को संभालते हैं और लिंशु फेंगुए की डायरी देखती है। वहाँ पर उसने लिखा था कि मुझे पता चला कि लिंशु को फायर फाइटर्स पसंद है, तब से मैंने फायर फाइटर बनने का डिसीजन ले लिया। लिंशु को बहुत ज्यादा दुख होता है कि फेंगुए उसकी वजह से फायर फाइटर बना। उसके बाद हम देखते हैं सीन कट होता है और हम देखते हैं लिंशु को लीन नाम की लड़की उठा रही थी। इंग लिंशु से कहती है कि जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। लिंशु उठती है और अपने आप को एक डॉर्मेट्री में पाती है और उसको पता चलता है कि वो ईयर 2007 में आ चुकी है। सब कुछ जानने के बाद लिंशु को पता चला कि वो रीबॉर्न हो गई है। वो जानकर उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो यहाँ पर सोचती है कि इसमें मतलब फेंगुए भी अभी जिंदा होगा। वो बहुत ज्यादा खुशी से वहाँ से चली जाती है और इंग सोच रही थी कि पता नहीं इसको ये हो क्या गया है। फिर हम लिंशु को देखते हैं जो कि बाहर बहुत ज्यादा खुशी से फुदक फुदक कर चल रही थी। फिर हम देखते हैं वो एक बस में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से भी वो लोगों को वेव कर रही थी। बैठकर सोच रही थी कि अब उसे फेंगुए से मिलने जाना चाहिए और वो उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोचती है। यहाँ पर फिर लिंशु सोचती है कि वो रीबॉर्न होने से पहले प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी अभी भी उसके साथ ही होगा ना। यहाँ उसको अचानक से नॉजियस फील भी होता है। अगले सीन में हम लिंशु को देखते हैं जो कि एक वॉशरूम से बाहर आती है प्रेगनेंसी टेस्ट करके। वो बहुत ज्यादा प्रे कर रही थी कि टेस्ट पॉजिटिव आए। जब वो देखती है तो फिर वो पॉजिटिव था। के बाद हम देखते हैं वो एक पर्सन से टकरा जाती है और उस सब जगह की लाइट्स अचानक से ऑन हो गई थी। फिर लिंशु की नजर वहाँ पर खड़े हुए फेंगुए पे पड़ती है। उसको देखती है और सोचती है कि इसने बाल डाई कर लिए पर ये मेरा हस्बैंड है। हम देखते हैं फेंगुए के पास में कुछ लोन शार्क्स आते हैं उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए। वो फेंगुए को हिट करने वाले थे लेकिन लिंशु उनके आगे आ जाती है। लिंशु को चोट लग जाती है लेकिन फेंगुए उसको प्रोटेक्ट करता है और फिर उन सारे के सारे लोन शार्क्स की धज्जियां उड़ा देता है। फिर फेंगुए लिंशु से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों यहाँ पर आई थी। लिंशु फेंगुए को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनली उसको हक कर लेती है और हक करके कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। यहाँ पर वो लोन शार्क्स थोड़ा उठते हैं और वो लिंशु के हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट देखता है और कहता है ये तो प्रेग्नेंट है। फेंगुए भी वो बहुत ज्यादा सस्पिशियसली देखता है और फिर वहाँ पर खड़े हुए लोन शार्क्स को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर लिंशु ये सब कुछ देखकर सोच रही थी कि फेंगुए को तो मुझ पर क्रश था, तो आखिरकार मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये चाइल्ड तो उसी का है। फिर हम देखते हैं वो उस प्रेगनेंसी टेस्ट को फेंक देती है और कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं वॉशरूम गई थी, वहाँ पर मुझे पड़ा मिल गया और मैं उसे गलती से उठा लाई। फिर उसको किक करके कहती है ये टेस्ट मेरा नहीं है। फिर फेंगुए लिंशु से पूछता है अभी तो तुमने मुझे हस्बैंड कहकर बुलाया था। वो कहती है नहीं नहीं तुमने गलत सुन लिया होगा, इतनी ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन में थे तुम, क्या पता तुमने क्या ही सुना हो। फिर फेंगुए लिंशु से कहता है कि इतनी रात में तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था और लिंशु उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है और फेंगुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो उसको जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि लास्ट लाइफ में तो हम अलग हो गए थे लेकिन इस लाइफ में हम बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले हैं। अगले सीन में हम लिंशु को देखते हैं जो कि एक लैंडलॉर्ड के पास जाती है और वो उससे कह रही थी कि क्या आप मुझे थोड़े चीप मेरे अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकते। वो लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत चीप में दे रहा हूँ। फिर वो उसके साथ चेप होकर कहता है तुम किसी और तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं करती लैंड पे करने में। और वो उसके नजदीक आने लग जाता है और लिंशु उससे दूर भागती है। फिर हम देखते हैं वो बारिश में भाग रही थी कि एक शॉप के नीचे आकर खड़ी हो जाती है और वो सोचती है कि मैं तो बहुत डर गई थी और वो खुद को झाड़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं फेंगुए की नजर लिंशु पे पड़ती है और हमें इनके हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि फेंगुए को लिंशु पे क्रश था। इंग और लिंशु आपस में बात कर रहे थे कि फेंगुए एक बुली है, क्या तुम उसके बारे में कुछ सोचती हो। लिंशु ने कह दिया था कि मुझे वो पसंद नहीं है। अभी फेंगुए का दिल टूट गया था। प्रेजेंट में फेंगुए सोच रहा था जब इसने क्लियरली बोल दिया था कि ये मुझे पसंद नहीं करती है तो फिर बार बार मेरे सामने क्यों आ रही है। जब लिंशु फेंगुए को देखती है तो फिर उसकी तरफ वेव करती है और फिर दौड़ी दौड़ी उसके पास चली जाती है। फेंगुए सोच रहा था ये इतनी ज्यादा अलग क्यों लग रही है और लिंशु तो फेंगुए के क्लोज आए जा रही थी। देन वो उसके हाथ का पैम्फलेट ले लेती है और पूछती है क्या तुम रेंट के लिए ढूंढ रहे हो। वो लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फेंगुए की ग्रैंड माँ आ जाती है और कहती हैं चलो ये देखकर मुझे थोड़ा सा तो रिलीफ मिल रहा है।
लिंशु यहाँ पर ग्रैंडमा को देखकर सोच रही थी कि ये तो वही ग्रैंडमा है जिन्होंने फेंगुए को रेस करा है। प्रीवियस लाइफ में लिंशु को मुझसे बहुत लेट प्यार हुआ था, तो फिर मैं ग्रैंडमा से नहीं मिल पाई थी। फिर हम देखते हैं लिंशु ग्रैंडमा के साथ जाने लग जाती है और फेंगुए से आवाज देता है। लिंशु कहती है चिंता मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं लिंशु फेंगुए के घर पर बैठी हुई थी और ग्रैंडमा उसको चाय पिला रही थी। फिर वो उससे कहती है तुम्हें रेंट पर घर चाहिए है ना। लिंशु कहती है कि हाँ बिल्कुल, बस मेरे पास में थोड़ी सी पैसों की कमी चल रही है। अभी पीछे लिंशु जो कि शार लेकर आया था वो कहता है कि तुम्हें घर रेंट पर लेना है लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये क्या बात हुई। उसकी ग्रैंडमा कहती है बास्टर्ड, कपड़े ठीक से पहन नहीं रखे, लड़की के सामने ऐसे आगे जाओ यहाँ से। फिर ग्रैंडमा लिंशु से पूछती है कि वैसे तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं। तो वो बताती है कि काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं जंक्शन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। ग्रैंडमा बताती है कि लिंशु तो पढ़ाई में बहुत बेकार है, वो एक बार फेल भी हो चुका है। देखो ना, अगर तुम उसकी पढ़ाई में मदद कर सको तो इसके बदले में मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगी। यहाँ पर लिंशु सोचती है कि फेंगुए लास्ट लाइफ में मेरे सामने कितना अच्छा होने का प्रिटेंड करता था, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा बदमाश है। फिर यहाँ पर लिंशु ग्रैंडमा से कहती है ठीक है, मैं फेंगुए की मदद कर दूंगी और ग्रैंडमा भी उसको हाउस कीज दे देती है। फिर वहाँ पर फेंगुए आता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आपने इसको घर रेंट पर दे दिया। ग्रैंडमा कहती है बिल्कुल ठीक, और तुम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना और इसको अच्छे से ट्रीट करना। और लिंशु भी यहाँ फेंगुए को टीज कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं लिंशु और फेंगुए साथ में जा रहे थे कि तभी फेंगुए उसका रास्ता रोकता है। कहता है भले से ही तुमने ग्रैंडमा को भड़का लिया है लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तमीज से रहना, और अगर मुझे दोबारा फॉलो किया तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर लिंशु उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भला तुम्हारे साथ कुछ भी गलत क्यों करूँगी, और फिर वो उसके नजदीक आकर उसको किस कर देती है। फेंगुए तो बिल्कुल प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया, और फिर वो उसके पास से दौड़ा दौड़ा चला जाता है। जैसे लिंशु कह रही थी अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो छुपा नहीं सकते। एंड वो उस जगह से चली जाती है। अगले सीन में हम लिंशु को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद करती है जहाँ पर फेंगुए काम करके घर वापस आया था और वो आते ही लिंशु को किस करना स्टार्ट कर गया। उधर हम फेंगुए को देखते हैं जो कि सो ही नहीं पा रहा था और उसे बार बार याद आया जा रहा था कि कैसे आज लिंशु ने उसको किस करा। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर के बाहर आता है और उसकी नजर लिंशु की विंडो पर पड़ती है। वो उसको सोते हुए देख रहा था और उससे कहीं ना कहीं मेस्मराइज भी हो रहा था। पर उसके हाथ में जो सिगरेट बर्ड थी वो भी छूट नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिंशु को देखते हैं जो कि सो कर उठती है और उसके पास में फेंगुए नहीं था, तो फिर वो सैड हो जाती है और सोचती है वो सही में उसके बारे में बस सपना देख रही थी। फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए बस में चढ़ती है और उसे वहाँ पर फेंगुए बैठा हुआ मिल जाता है, तो फिर वो दौड़ी दौड़ी उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो उससे कह रही थी कि स्कूल स्टार्ट हो रहा है, आज मुझे कुछ एडवाइस क्यों नहीं देते थे तुम। वहाँ पर फेंगुए तो बस उसको देख ही रहा था कि लिंशु तभी उसके नजदीक आके उसके कान का एक ईयरफोन निकाल लेती है एंड बड़ी सलीकत से वो उसे अपने कान में भी लगा लेती है। फेंगुए यहाँ पर लिंशु को देख रहा था और उससे बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिंशु से एक दिक्कत हो जाती है। फेंगुए उससे नाराज होता है और उसके पास से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट हम लिंशु को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में जाती है और वहाँ पर सभी बच्चों को नोटिस करने लग जाती है। अभी हम देखते हैं क्लास में एक लड़की आती है और वो सभी बच्चों को बाहर ले जाती है। बाहर हम देखते हैं कुछ लड़के जिनमें एक फेंगुए भी था स्पोर्ट्स बाइक से स्कूल में एंटर करते हैं। गर्ल्स उन लड़कों को देखकर उनके बारे में गॉसिप करने लग जाती है। हम लिंशु को देखते हैं जो कि सब लोग क्लास में आकर बैठ गए थे और वो सोच रही थी मैं लास्ट लाइफ में फेंगुए की यूनिवर्सिटी में नहीं थी, तो फिर मुझे पता नहीं था कि वो क्लास में इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। फिर इंग लिंशु से कहती है फेंगुए को देखकर कि इस लड़के के बारे में हमने हाई स्कूल में भी बात करी थी ना, तुमने बताया था तुम्हें ये पसंद नहीं है। यहाँ पर लिंशु तो इस बात पर कुछ नहीं कहती, पर वो मन ही मन में ब्लश कर रही थी और इंग लिंशु से फेंगुए के बारे में बात करे जा रही थी और लिंशु फेंगुए के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोच रही थी। फेंगुए भी लिंशु और इनकी बातें सुन लेता है और वो सोचता है कि मतलब कि तुम मुझसे इसलिए दूर गई थी क्योंकि तुम्हारी दोस्त ने मेरी बुराई करी थी। नेक्स्ट हम लिंशु को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में कहीं जा रही थी कि तभी वो दो लड़कियों की बातें सुनती है। वो यहाँ पर फेंगुए को सिड्यूस करने के लिए कुछ पहनने वाली थी। लिंशु उनको जाता हुआ देख रही थी और उन्हें कर्ज कर रही थी कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगले सीन में हम लिंशु को देखते हैं जो कि दो लड़कियों के साथ में कुछ अतरंगा सा आउटफिट पहनकर फेंगुए के पास जाती है और उससे पूछती है फेंगुए क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है।
फेंगुए तो बस उसको देखे ही जा रहा था, वो कुछ भी जवाब नहीं देता और लिंशु उससे कह रही थी कि मुझे रिजेक्ट करना बहुत ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए। फेंगुए वहाँ से जाने लग जाता है लेकिन लिंशु उसका रास्ता रोकती है। इसके बाद लिंशु फेंगुए से मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो उससे घबरा जाती है। वो उससे कहता है अगली बार जरा ये आईलाइनर यूज मत करना, बड़ा बेकार है। तो यहाँ पर लिंशु को फेंगुए के मुंह से सिगरेट की स्मेल आने लग जाती है। वो उससे स्मोक करने के लिए मना करती है। वो उससे कहता है तुम्हें इतनी दिक्कत है तो फिर मुझसे दूर रहो। यहाँ पर तो लिंशु फेंगुए को किस कर देती है और उसके हाथ की सिगरेट बट फिर से नीचे गिर गई थी। यहाँ पर और लड़कियाँ उनकी फोटोज क्लिक कर रही थी और लिंशु को अपनी प्रीवियस लाइफ का सीन याद आ रहा था। यहाँ पर फेंगुए एकदम से घबरा कर पीछे होता है, कहता है तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हें ये सब कुछ इतने ज्यादा अच्छे से कैसे आता है। जो फेंगुए से कहती है फेंगुए सिगरेट बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और उसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा बेकार होती है। अगली बार अगर मैंने तुम्हें स्मोक करते हुए देख लिया ना तो फिर तुम बताऊंगी अच्छे से। फेंगुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंशु और फेंगुए की किस करती हुई फोटो हर जगह पे फैल गई थी। लिंशु जब इनके पास में आकर बैठती है तो फिर वो उसको सब कुछ बताती है और वो फोटो भी दिखाती है। लिंशु उस फोटो को देखकर तो अपना सर पकड़ लेती है। अगले सीन में हम यूनिवर्सिटी के कुछ गुंडे बच्चों को देखते हैं। तो लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि देखो ना फेंगुए और लिंशु की फोटो कितनी ज्यादा वायरल हो गई है। लड़की इसके बारे में देखती है और उन गुंडों से कहती है चलो मेरे साथ। सीन में हम देखते हैं लिंशु जा रही थी कि तभी वो लड़की और वो गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो लड़की यहाँ पर लिंशु को देखकर कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं तुमसे बता रही हूँ फेंगुए से दूर रखना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। लिंशु कहती है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर वो गुंडा कहता है कि तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं झुठला सकती हो। उस दिन जब हम फेंगुए से फाइट करने के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले हुए देखा था। प्रेजेंट में लिंशु कहती है ओह तो तुम वो लोग हो। और लड़की यहाँ पर लिंशु को हिट करने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर फेंगुए आ जाता है, उसका हाथ रोकता है और कहता है तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। हम देखते हैं लिंशु एकदम से जमीन पर गिरती है और इस वजह से उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। वो लोग कहते हैं मतलब ये सही में प्रेग्नेंट है। फेंगुए उनसे कहता है जाओ यहाँ से और वो भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फेंगुए लिंशु से कहता है इट्स ओके, गर्ल्स प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभी किसी को नहीं बता सकती, आफ्टर ऑल मैं अभी कॉलेज में हूँ। फिर हम लिंशु को देखते हैं जो कि फेंगुए से कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो उसको उठाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर यहाँ पर लिंशु को देखती है और फेंगुए से कहती है आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और फेंगुए भी चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर लिंशु से पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट सीन में हम फेंगुए को देखते हैं कि जो कि बाहर आकर स्मोक कर रहा था लेकिन वो लिंशु की बात याद करता है जो कि कह रही थी कि सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वो ये सोचते हुए स्मोक नहीं करता है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि लिंशु से कहती है कि शायद वो लड़का तुम्हारे बच्चे का फादर बनने के केपेबल नहीं है। लिंशु डॉक्टर से कहती है नहीं डॉक्टर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर लिंशु को दवाई देती है और उसको कोसती भी है कि आजकल तुम बच्चों को तो खुद को कंट्रोल करना ही नहीं आता है। अब लिंशु बेचारी डॉक्टर को समझाए भी तो समझाए कैसे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लिंशु का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। लिंशु उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, ने मुझसे कहा था कि तुम दूसरी यूनिवर्सिटी जा रही हो इसलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप भी कर लिया था। फेंगुए भी एकदम से उस रूम में आ जाता है। उधर लिंशु का एक्स बॉयफ्रेंड कह रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो कि तुमने अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी मेरे लिए छोड़ दी। और फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको खुशी से हक कर लेता है। लिंशु यहाँ पर फेंगुए को देखती है जिसने सब कुछ देख लिया था। एक्स बॉयफ्रेंड को खुद से दूर करती है और फेंगुए को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो जा चुका था। उसके जाने के बाद यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या हो गया। लिंशु सोचती है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये एक्स बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं फेंगुए के साथ में कैचअप कैसे करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लिंशु को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है क्या तुम सही में इस यूनिवर्सिटी में मेरी वजह से आई हो। वो मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें तब पसंद करती थी जब मैं स्कूल में थी यैन, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यैन कहता है मुझे इस बात पे भरोसा ही नहीं है। लिंशु उससे कहती है मुझ पे भरोसा करो, लोग बदल जाते हैं। यैन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता, शायद तुम अभी भी मुझे ही पसंद करती हो।
हो। फेंगुए वहाँ पर आ गया था और उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेता है। वो हाई स्कूल का सीन याद करता है जहाँ पर उसने लिनशू और यिंग की बातें सुन ली थी। लिनशू से पूछ रही थी क्या तुम हमेशा यान को पसंद करोगी। इस बात पर यिनशू ने भी उस टाइम हाँ बोला था। प्रेजेंट में फेंगुए सोच रहा था कि ये मतलब अभी भी उसी को पसंद करती है। अगले सीन में हम फेंगुए को देखते हैं जो कि सो रहा था और उसको बहुत ज्यादा अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे थे कि तभी वहाँ पर लिनशू बुक्स लेकर आ जाती है और ग्रैंडमा उससे कहती है फेंगुए सो रहा है उसको उठा दो। लिनशू भी मटकते मटकते उसके रूम में चली जाती है। लिनशू वो रूम को देखती है और सोचती है मतलब फेंगुए अपने जवानी के दिनों में इस कमरे में रहा करता था। फिर वो फेंगुए को हिलाकर उसे उठाने लग जाती है लेकिन नींद में फेंगुए उसे अपनी तरफ पुल करके अपने ऊपर कर लेता है और लिनशू उसको देखकर सोच रही थी ये बिल्कुल नेकेड होकर सोता है। फेंगुए नींद में कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। हमें उसके बचपन का दिन दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके डैड उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम ने फिर खुद को खत्म कर लिया था। लिनशू यहाँ पर फेंगुए को इतना पैनिक होता हुआ देखकर उसे चेक कर रही थी कि तभी हम देखते हैं फेंगुए होश में आ जाता है। लिनशू उसको हेलो बोलती है और गुड मॉर्निंग भी कहती है। वो उससे पूछता है तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो। कहती है मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रही थी, मुझ पे भरोसा करो। यहाँ पर फेंगुए उसको टच करने लग जाता है और वो सोच रहा था ये ऑलरेडी किसी की गर्लफ्रेंड है और लिनशू यहाँ पर फेंगुए से कह रही थी सही में मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं उठा रही थी। उससे कहता है मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो और मुझे हैरेस भी कर रही हो। वो एकदम से उठ जाता है। वो उठ कर जा ही रहा था कि लिनशू उस पर चिल्लाती है और कहती है फेंगुए तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर उसने फेंगुए के शिनचैन वाले शॉर्ट्स भी देख लिए थे। यहाँ पर एम्बेरस होती है और तुरंत अपनी आंखें बंद करके उसके रूम से निकल जाती है। फिर वो बाहर रखी बुक्स से अपनी हवा करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। ग्रैंडमा यहाँ पर लिनशू के पास में आती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया और उसको खाने के लिए भी देती है। यहाँ पर लिनशू ग्रैंडमा से कहती है आप एक बार फेंगुए को चेक कर लीजिए, शायद उसे फीवर हुआ है, शायद उसे कोई नाइटमेयर भी आ रहा है। यहाँ पर ग्रैंडमा लिनशू को फेंगुए के बचपन के सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है, कैसे उसकी मदर ने खुद को जलाकर अपनी जान ले ली थी और तब से उसे फायर से बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर लिनशू सोच रही थी कि उसे फायर से डर लगता है लेकिन प्रीवियस लाइफ में वो एक फायर फाइटर था। वो सोचती है कि लिनशू के लिए फेंगुए ने अपने इतने बड़े फियर को भी ओवरकम करा। वो याद करती है कि कैसे उसने यिंग से बस मजाक में कहा था कि उसका हस्बैंड फायर फाइटर होना चाहिए। हम देखते हैं फेंगुए जब रेडी होकर अपने रूम से आता है तो फिर लिनशू तुरंत उसको हक कर लेती है। उसके दिमाग में चल रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आग से डर लगता है। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम फायर फाइटर बनो, मैं चाहती हूँ बस मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ और एक हेल्दी लाइफ जीऊँ। फेंगुए लिनशू को खुद से दूर करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो कहती है कुछ नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया था और अचानक से तुम्हारे गले लग गई। फेंगुए फिर अपनी ग्रैंड मॉम की किचन में हेल्प करने के लिए चला जाता है। लिनशू यहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करती है। ऐसे फेंगुए किचन में एक दिन काम कर रहा था और वो उसे आकर हक कर ली थी और वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा और उसको किस करके काम में लग जाता है। प्रेजेंट में लिनशू फेंगुए को देखकर वो सब कुछ फिर से याद करने लग जाती है। तभी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है तो फिर लिनशू कहती है मुझे तो फेंगुए। ग्रैंडमा यहाँ थोड़ी परेशान होती है और पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। लिनशू कहती है मेरा मतलब जो खाना फेंगुए बनाता है मुझे वो पसंद आएगा। फिर हम देखते हैं फेंगुए खाना सर्व करने लग जाता है और ग्रैंडमा लिनशू से कहती है शायद तुम्हारा वेट कम हो गया है तो फिर तुम अच्छे से खाना खाओ। हम देखते हैं लिनशू फर्स्ट बाइट लेती है और सोचती है कि इसने कितना ज्यादा बेकार खाना बनाया है। ग्रैंडमा भी खाना खाती है और कहती है अरे बहुत ज्यादा स्पाइसी है, जाके पानी लेकर आओ। अभी हम देखते हैं फेंगुए को एक कॉल आती है और उसको पता चलता है उसका दोस्त मिसिंग है। कहता है ठीक है तुम टेंशन मत करो, अभी मैं आता हूँ। वो बाइक पर बैठ के जा रहा होता है कि तभी फेंगुए के पीछे लिनशू आती है और उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। फेंगुए कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें अपनी वाइफ कभी नहीं बनाऊंगा। लिनशू उससे नाराज हो जाती है और फेंगुए अपना बाइक को लेकर चला जाता है। पीछे से लिनशू बस उसको कोसे ही जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं लिनशू को अनईजी फील होने लग जाता है और उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का सीन याद आता है। वो फेंगुए से उसकी एक चोट के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि मोटरसाइकिल फाइट के दौरान लग गई थी। में लिनशू सोचती है कि मतलब वो फाइट आज ही है। वो तुरंत एक टैक्सी लेती है और फेंगुए के पीछे जाती है। इसके बाद हम फेंगुए को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में एक गैंगस्टर के ग्रुप के साथ जाता है। लिनशू भी ये सब कुछ छुप करके देख रही थी।
गैंगस्टर यहाँ पर फेंगुए के ग्रुप को ओपन फाइट का चैलेंज दे देता है। सब लोग यहाँ पर फाइट कर ही रहे थे और लिंशु को फेंगुए की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने फोन में पुलिस सायरन प्ले कर देती है। गैंगस्टर का ग्रुप इस बात से घबरा जाता है और वो फेंगुए को धमकाकर वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद लिंशु फेंगुए के पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो उसको चेक कर ही रही थी कि वो उसको वॉल के अगेंस्ट करता है और कहता है मेरे साथ खेल खेलने बंद कर दो। कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। इस पर वो कहता है तुम मुझे परेशान क्यों करती हो जब तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। तो फिर फेंगुए से कहता है वही लड़का जो उस दिन इन्फर्मरी में था। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ये कह करके वो फेंगुए को किस कर लेती है। इसके बाद लिंशु फेंगयू से कहती है ठीक है अब चलो जेलस होना बंद करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो तुम ही होगे। यूस से कहता है पागल हो गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना कौन चाहता है। और ये कह करके वो अपनी जैकेट उठाता है और वहाँ से चला जाता है और लिंशु भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर हम देखते हैं फेंगयू लिंशु को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और वो उससे कहती है कल को हम स्कूल में मिलते हैं। यहाँ पर इसके बाद लिंशु सोच रही थी कि फेंगयू कब मुझे एक्सेप्ट करेगा, मुझसे अब उससे छिपाया नहीं जा रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर वो अपने फोन में कुछ मैसेजेस भेजती है और चली जाती है। यहाँ पर फिर फेंगयू घर में आकर अपना फोन चेक करता है जहाँ पर लिंशु ने मैसेज भेजा था कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कल तुमसे मिलती हूँ। यहाँ पर फेंगयू सोच रहा था कि आखिरकार ये मुझे क्या बताने वाली है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था और वो अपने आउटफिट के बारे में भी काफी कुछ सोच रहा था। इसके बाद हम देखते हैं फेंगयू बाहर आता है तो फिर बाहर कुछ गार्ड्स थे। वो कहते हैं कि यंग मास्टर का आज डिनर है और उन्होंने स्पेशली आपको पिक करने के लिए कहा है। यहाँ पर फेंगुए अपने बचपन का सीन याद करता है कि किस तरीके से उसके डैड उसको और उसकी मॉम को अबेंडन करके चले गए थे। प्रेजेंट में वो उन गार्ड से कहता है उस आदमी के अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे इनवाइट कर रहा है। यहाँ पर फेंगुए उन लोगों के साथ फाइट लेने वाला था लेकिन फिर वो ग्रैंडमा को आता हुआ देख लेता है और उन लोगों से कहता है ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ चला जाता है। अगले सीन में हम फेंगुए को देखते हैं जो कि अपने डैड की फैमिली के पास आ गया था। यहाँ पर उसके डैड उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से उसका इंट्रो करवाते हैं। लिंशु यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंटली बोल रहा था तो फिर उसके डैड उसको बहुत भड़कते हैं और कहता है कि तुम्हें जरा सी तमीज नहीं है। यहाँ पर फेंगुए अपने डैड से कह देता है कि जिस इंसान ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को अबेंडन करा हो वो तो तमीज की बात ना करे तो ही बेहतर होगा। के बाद यहाँ पर उसके डैड उसकी स्टेप मॉम की नीस की इंट्रोडक्शन करवाते हैं लिंशु से जिसका नाम लूशिन है। यहाँ पर फेंगुए शिन के पास में बैठ जाता है और उसके सामने ही स्मोक करने लगता है और यहाँ पर फेंगुए शिन के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव भी कर रहा था। उधर हम लिंशु को देखते हैं जो कि क्लास में फेंगुए का वेट कर रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे कुछ बताना है और वो आ ही नहीं रहा है। उधर फेंगुए के डैड उसके ऊपर भड़क रहे थे। फेंगुए यहाँ पर अपने डैड से कहता है आपको मुझे यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था, मेरा तो आपको पता ही होना चाहिए था। और उसके डैड उसको खूब ज्यादा डांट रहे थे। फेंगुए की स्टेप मॉम उसके डैड से कहती है कि आप शांत हो जाइए, इसकी उम्र ही ऐसी है। फेंगुए अपनी स्टेप मॉम से कहता है कि आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। के बाद फेंगुए के डैड शिन से कहते हैं मुझे माफ करना उसके बिहेवियर के लिए और शिन कहती है मुझे ये पसंद आया, कोई बात नहीं। लिंशु ये सब कुछ देख रहा था और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है किस तरीके से उसके डैड उसकी स्टेप मॉम के साथ जा रहे थे और उसकी मॉम उसके डैड को धमका रही थी कि वो खुद को खत्म कर लेंगी। इवन लिंशु ने भी अपने डैड से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी लेकिन उसके डैड ने कुछ नहीं देखा और पूरी फैमिली को अबेंडन करके चले गए। प्रेजेंट में वो अपने हिपोक्रेटिकल डैड को देखकर कर्ज कर रहा था और फिर वहाँ से चला आता है। नेक्स्ट वो यूनिवर्सिटी पहुँचता है जहाँ पर उसको लिंशु मिलती है। फेंगुए उसको देखकर खुश हो जाता है और उसके पास आ जाता है। लिंशु फेंगुए के पास जाती है और कहती है तुम्हारा मैं कितनी देर से वेट कर रही थी, बताया था ना कि तुम्हें आज कुछ बताना है। वो कहता है अच्छा चलो जल्दी बोलो। वो यहाँ पर उसका हाथ अपने पेट पे रखती है कि वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर वो उससे कहता है तुम्हारे पेट दर्द हो रहा है शायद। कहती है नहीं नहीं मुझे नीचे उतारो। वो भी उसको नीचे उतार देता है। वो अपना हाथ पेट पर रखती है और कहती है तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। फिर वो आगे कुछ कहता कि तभी उसका फोन रिंग हो जाता है। वो कॉल कट कर देता है और कहता है बताओ तुम क्या कह रही थी। यहाँ पर लिंशु आगे कुछ बता दी कि तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और शिन फिर फेंगुए से कहती है तुमने मुझे इस तरीके से इसके लिए ट्रीट किया। पर फेंगुए शिन से कहता है तुम क्यों आई हो, तो वो कहती है कि फ्यूचर की तो बात हमने करनी है तो फिर इसलिए मैं आ गई। पर फेंगुए शिन के ऊपर भड़कता है और कहता है कि इतनी बेइज्जती करवा ली तुम्हें तब भी अकल नहीं आई।
लिंशु यहाँ पर फेंगुए के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि तुम इसके साथ पे डेट पे गए थे। वो शिन के ऊपर भी भड़कती है और कहती है तुम कह रही हो कि तुम इसकी ब्लाइंड डेट थी। शिन यहाँ पर लिंशु को दिखाने के लिए फेंगुए की बाजू भी पकड़ लेती है। लिंशु को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिन फेंगुए से कहती है कि जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर तुम मुझे क्यों कंसीडर नहीं करते। फेंगुए यहाँ पर उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है अपना जहनी तवाज़ुन ठीक करवा लो, और फिर वो तुरंत लिंशु के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिंशु को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी हुई थी और निंग उससे कह रही थी गुस्सा मत करो, हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, शायद उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। कि तभी हम देखते हैं क्लास में टीचर आती है। वो अपने साथ में शिन को भी लेकर आई थी और वो कहती है कि सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हारी नई क्लासमेट आई है, उसके साथ तुम्हारा इंट्रो करवा देती हूँ। यहाँ पर शिन सबको अपना इंट्रो देती है और कहती है मैं यहाँ पर अपने फियांसे की वजह से ट्रांसफर लेकर आई हूँ। लड़कियां ये बात सुनकर गॉसिप करने लग जाती हैं और वो कहती है कि मुझे फ्यूचर में एडवाइस दीजिएगा। निंग और लिंशु को तो यहाँ पर शिन का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है। टीचर से कहता है कि कोई फेंगुए के लिए फ्लावर्स भिजवा रहा है। टीचर भी वो नोट पढ़ती है और शिन कहती है कि ये उसी का पार्सल है और वो फ्लावर्स ले लेती है। लोग ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा गॉसिप्स करने लग जाते हैं। लिंशु और फेंगुए के लिए लोग कह रहे थे कि लिंशु तो अब मिस्ट्रेस बन गई है। लिंशु को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शिन के पास आकर वो फ्लावर्स लेने लगती है, लेकिन शिन उससे वो फ्लावर्स वापस खींचती है और कहती है कि फेंगुए ऑलरेडी टेकन है। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करो हम दोनों के बीच में। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए फेंगुए तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा और तुम बस मुझे उससे चुरा रही हो। शिन कहती है कि ऐसे फाइट करने से अच्छा है हम लोग एक फेयर कंपटीशन कर लेते हैं, जो कोई भी हारेगा वो फेंगुए की लाइफ से दूर चला जाएगा। लिंशु कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, बताओ क्या कंपेयर करना है। शिन यहाँ पर एक पोस्टर दिखाती है और कहती है कि एक डांस कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर लिंशु सोच रही थी कि पास्ट लाइफ में उसे इंजरी हो गई थी, इस वजह से वो डांस नहीं कर पाई थी और अभी एक बेबी बूम के साथ डांस करना शायद थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो शिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। शिन उससे कहती है कि मैं डांस के मामले में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, तो फिर तुम अब हारने के लिए तैयार रहना। लिंशु उससे वो फ्लावर्स ग्रैब करती है और कहती है कि अभी अचानक से रिजल्ट ऐसे अनाउंस मत करो, पहले compete करते हैं फिर रिजल्ट देखेंगे। देन वो निंग के पास में जाकर बैठ जाती है। उससे पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो, तो फिर लिंशु कहती है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम फेंगुए को बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास में लिंशु वो फ्लावर्स लेकर आती है। वो चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी लिंशु उसके ऊपर चिल्ला देती है। फ्लावर्स पटकते हुए कहती है तुम्हारी फियांसे का दिमाग खराब है, तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आई है, ये देखो। यहाँ पर फेंगुए भी एकदम से खड़ा हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते। फेंगुए लिंशु से कहता है अभी तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करती हो। यहाँ पर वो उस पर बहुत ज्यादा भड़कती है, लेकिन वो उसको एकदम से किस कर देता है। कहता है अब तो किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर लिंशु फेंगुए से कहती है आखिरकार फ्यूचर में मैं तुम्हारा शिन के साथ मैच होता हुआ कैसे देखूंगी। एक बार मैं शिन से जीत जाऊं फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कंपटीशन का डे भी आ जाता है। तो वहाँ पर आकर बैठता है कि तभी हम देखते हैं एक लड़का उसे शिन और लिंशु के बीच के कंपटीशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और यहाँ पर फेंगुए भी इस पर बेट कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पर होस्ट आती है और कंपटीशन के बारे में बताने लगती है। सभी लोग ये सब कुछ देखकर एक्साइटेड होते हैं और तालियां बजाते हैं। इसके बाद वहाँ पर शिन की एंट्री होती है और वो डांस परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती है और उसके डांस पर तो बहुत ज्यादा तालियां बज रही थी। इसके बाद वहाँ पर लिंशु आती है और वो फेंगुए के साथ में चेयर डांस करती है। देन शिन और लिंशु दोनों ही फेंगुए को अपना अपना डांस के लिए हाथ देती है। फेंगुए एकदम से लिंशु का हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन वो चेंज करके शिन के पास जाने लगता है। लिंशु गुस्सा करती है और उसका पैर मरोड़कर उसको एकदम से किस कर देती है और शिन ये सब कुछ बस देखकर शॉक थी। फिर फेंगुए भी लिंशु को किस कर देता है और सभी लोग इनके लिए बहुत ज्यादा खुशी से क्लैप कर रहे थे। तभी हम देखते हैं लिंशु को इसके बाद में पर्किश फीलिंग आने लग जाती है। फेंगुए सोच रहा था मेरे किस करने से इसको वॉमिटिंग आ रही है। नेक्स्ट हम लिन को देखते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। देन उसके हाथ में एक पर्ल नेकलेस लगता है और वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। फिर हम फेंगुए को देखते हैं जिसको लिंशु का मैसेज आता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी से बाहर आ जाओ। हम लिंशु को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी थी और शिन उसको देख रही थी।
उधर फेंगुए लिनशुन को कहता है कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ। उधर लिनशु अपने पेट पर हाथ रखती है और वो सोच रही थी कि क्या तुम्हें सच समझ में आएगा। स्टेयर्स से उतर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं शिन उस पर पर्ल्स डाल देती है, जिसकी वजह से लिनशु का पैर फिसल जाता है और यहाँ पर लिनशु की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अगले सीन में हम फेंगुए को देखते हैं जो कि लिनशु को रश करके हॉस्पिटल लेकर जाता है। लिनशु जैसे ही स्ट्रेचर पर लेटती है डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मेरे चाइल्ड को बचा लीजिए। बाहर फेंगुए भी बहुत ज्यादा परेशान था। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर ओटी से बाहर आती हैं और फेंगुए पूछता है कि वो कैसी है। डॉक्टर कहती हैं कि बेबी और मदर दोनों सेफ है, लेकिन अभी तुम्हें उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। यहाँ पर फेंगुए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार लिनशु प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, लेकिन डॉक्टर उसको रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि अपनी आंखों से देख लो। वो रिपोर्ट देखता है और डॉक्टर कहती है कि अब तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पर फेंगुए बहुत सारे रेड फ्लैग्स को याद करता है, किस तरीके से लिनशु उसे बातों ही बातों में बताना चाह रही थी। इसके बाद प्रेजेंट में फेंगुए लिनशु के पास जाता है। वो उसके हाथ में रिपोर्ट देखती है और कहती है तुम्हें पहले से पता चल गया। फेंगुए उससे पूछता है ये किसका चाइल्ड है। लिनशु उससे कहती है अगर मैं कहूँ ये तुम्हारा है तो फिर क्या तुम भरोसा करोगे। फेंगुए वहाँ से गुस्से से जाने लग जाता है और लिनशु उसको रोक रही थी। वो लिफ्ट में जाती है और वो उसको फोर्सफुली किस करने लग जाता है और यहाँ पर वो पास्ट के सीन्स को याद कर रहा था। वो उससे कहता है बहुत बढ़िया, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो ना। उससे कहती है ऐसा नहीं है। तो फिर वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, एक्सप्लेन करोगी ये किसका चाइल्ड है। लिनशु उससे कहती है फेंगुए प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। लेकिन फेंगुए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लिनशु की कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर लिनशु फेंगुए से कहती है क्या तुम्हें टाइम ट्रेवल पर यकीन है। फेंगुए उससे कहता है तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ। लिनशु उससे कहती है मुझ पे भरोसा करो या ना करो, मैं सही में 10 साल फ्यूचर से आई हूँ और ये चाइल्ड ये तुम्हारा है। यहाँ पर फेंगुए से कहता है लिनशु कम से कम झूठ तो तमीज से बोल लो। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँगा लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है कि मुझे बताओ ये किसका चाइल्ड है, लेकिन लिनशु कह रही थी ये तुम्हारा ही है। उसके दिमाग में चल रहा था मैं अपनी दोनों जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यहाँ पर फेंगुए लिनशु से कहता है कि बहुत बढ़िया, और लिनशु उससे कह रही थी मुझे भरोसा करो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो कहता है बस बहुत हो गया। वो जाने लग जाता है लेकिन लिनशु उसका हाथ पकड़ती है और कहती है फेंगुए तुम सही में मुझे अबैंडन करने वाले हो। फेंगुए उससे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है सब में तुम्हारी गलती है, और फिर वो उन रिपोर्ट्स को भी फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर शिन आती है और उसके हाथ वो रिपोर्ट्स लग जाती है, जिन्हें देखकर वो थोड़ा खुश होती है और इसके बाद वो एक कॉल लगाती है और वो कह रही थी कि अब देखना लिनशु तुम्हारा क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम फेंगुए को देखते हैं जो कि लिनशु को एक रूम में लेकर आता है। वो उसको बेड पर पटक देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी और मुझे इंसिस्ट कर रही थी ना। वो उससे कहती है चाहे तुम मुझ पे भरोसा करो या ना करो ये चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। वो उसको फोर्सफुली किस कर रहा था लेकिन वो उसको रोक रही थी। लिनशु उसको रोक रही थी लेकिन फेंगुए उसको फोर्स करे जा रहा था। फिर वो एकदम से रुक जाता है और लिनशु उसको काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर फेंगुए फिर उसके साथ रूड हो जाता है और लिनशु उस रूम से चली जाती है। नेक्स्ट हम लिनशु को देखते हैं जो कि दौड़ी दौड़ी वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है और वो अपना और फेंगुए की प्रीवियस लाइफ के मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखती है और सोचती है मुझे पता है वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। देखता है फेंगुए भी उससे थोड़ा दूर खड़ा हुआ था और वो उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिनशु को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर रो रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था फेंगुए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और वो प्रीवियस लाइफ को भी याद कर रही होती है और वो यहाँ पर कह रही थी कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों हो गए हो। उधर हम फेंगुए को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा स्मोक कर ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशु उठती है और उसे अभी भी फेंगुए की हार्श बातें याद आ रही थी और उसके हार्श एक्शंस भी, और फिर वो सोचने लग जाती है कि उसे पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसे किस तरीके से जाकर फेस करूंगी। इसके बाद जब लिनशु कॉलेज जाती है तो फिर सभी बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे थे कि देखो तो इसे ये तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, और लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि पहले ये फेंगुए को चेस कर रही थी और अब देखो प्रेग्नेंट होके बैठी है। यहाँ पर सब लोग लिनशु को देखकर बातें कर रहे थे कि तभी लिनशु एक पर्सन से पूछती है कि क्या चल रहा है और उसका फोन ले लेती है और उसे पता चलता है कि ये तो उसी के बारे में न्यूज फैल रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शिन अपनी 2 चमचियों के साथ में आ जाती है। वो लिनशु को रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें तो स्कूल भी वापस नहीं आना चाहिए था। लिनशु यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो, लेकिन लिन उससे कहती है कि हमारे कॉलेज की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। और लिनशु उससे कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ ये सारी की सारी रूमर्स तुमने फैलाई हैं,
शिन उससे कहती है कि मैं तुम जैसी शेमलेस नहीं हूँ। और वहाँ पर खड़े हुए लोग भी लिंशू को कोसने लग जाते हैं और शिन उससे कहती है निकल जाओ यहाँ से, लेकिन लिंशू उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है जब कुछ पता नहीं है ना तो फिर मुंह बंद रखो। शिन उससे कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो कहती है एक और मार दूंगी और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन शिन अपनी चमचियों से लिंशू को पकड़वा लेती है। के बाद वो मार्कर लेकर लिंशू की टी शर्ट के ऊपर कर्स लिख देती है और यहाँ पर शिन लिंशू की फोटोज भी क्लिक कर रही थी और वो कहती है कि अब से मेरे फियांसे से दूर रहना। लिंशू कहती है तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे फियांसे को तुमसे छीन लूंगी। लेकिन शिन उससे कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। और लिंशू यहाँ पर शिन को और ज्यादा टीज करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट हम फेंगुए को देखते हैं जो कि एक जगह पर लेटा हुआ था कि तभी वो कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनता है क्योंकि लिंशू के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और आज शिन और उसकी फाइट भी हो रही है। फेंगुए जैसे ये सब कुछ सुनता है वो तुरंत लिंशू और शिन के पास दौड़ा दौड़ा जाने लगता है। उधर हम शिन और लिंशू को देखते हैं। शिन लिंशू से पूछती है कि बताओ ये किसका चाइल्ड है, आखिरकार तुम इस बात को इतना क्यों छुपा रही हो। यहाँ पर लिंशू शिन को अपने कान के पास लेकर आती है और फिर वो शिन के कान में कहती है ये फेंगुए का चाइल्ड है। शिन इस पर कहती है बकवास मत करो, आखिरकार तुम ऐसी बकवास कर भी कैसे सकती हो। और यहाँ पर शिन लिंशू के एक थप्पड़ भी लगा देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर येन आ जाता है। वो लिंशू को आकर प्रोटेक्ट करता है और तब तक फेंगुए भी उनको साथ में देख चुका था और यहाँ पर येन कह देता है ये चाइल्ड मेरा है। यहाँ पर लिंशू से कह रही थी ये सब कुछ तो हम कैजुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और शिन कह रही थी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो। और येन यहाँ पर लिंशू के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है ये तो इस यूनिवर्सिटी में भी मेरी वजह से आई है। और लिंशू अपना हाथ उससे छुड़वा रही थी और कह रही थी ऐसा मत करो। येन यहाँ पर अपना फोन दिखाता है और कहता है मैं पुलिस को बुला दूंगा। वहाँ से चली जाती है ये कहकर लिंशू मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। येन यहाँ पर लिंशू को संभाल ही रहा था कि तभी लिंशू की नजर फेंगुए पर पड़ती है। उसे गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम लिंशू को देखते हैं जो कि मैसेज कर रही थी और उसे आज सुबह का सीन याद आ रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पर ग्रैंडमा आती है और लिंशू उनके पास जाकर पूछती है फेंगुए कहाँ पर है। ग्रैंडमा अपना अंदाजा बताती है और लिंशू भी तुरंत चली जाती है। यहाँ पर लिंशू एक फेयर में आ गई थी और वहाँ पर उसे फेंगुए कहीं नहीं दिखता तो फिर वो जाने लग जाती है। तभी उसको एक टेडी बियर संभाल लेता है और वो उसको थैंक यू कहती है। यहाँ पर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और वो टेडी बियर उसको धूप से भी प्रोटेक्ट कर रहा था। लिंशू उससे पूछती है क्या तुम फेंगुए हो। टेडी बियर उसको मना कर देता है तो फिर लिंशू उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। फिर वो यहाँ पर उस टेडी बियर को फेंगुए का पेरेंट्स बताती है और पूछती है क्या तुमने उसे देखा है। यहाँ पर वो टेडी बियर उसको मना कर देता है। इसके बाद वो टेडी बियर कुछ बहाना करके वहाँ से चला जाता है। लिंशू के सामने येन आता है और वो यहाँ पर लिंशू से अभी भी कह रहा था मैं जानता हूँ कि तुम इस यूनिवर्सिटी में मेरी वजह से आई हो, मुझे नहीं पता तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और फिर वो उसके सामने नील डाउन हो जाता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हारे चाइल्ड का फादर बनने के लिए तैयार हूँ। लिंशू यहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करती है कि कैसे येन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। प्रेजेंट में यहाँ पर जब येन उसको प्रपोज कर ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पर फेंगुए वाटर लेकर आ जाता है और हमें पता चलता है वो टेडी बियर फेंगुए ही था। उन दोनों को साथ देखता है तो फिर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही लिंशू येन को रिजेक्ट कर देती है। येन को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बताती है कि वो फेंगुए को पसंद करती है तो येन कहता है कि उसे पसंद करने में ऐसा है ही क्या। लेकिन लिंशू उसके हाथ में उसके फ्लावर्स थमाती है और कहती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं लिंशू वापस से घर चली जाती है जहाँ पर उसे ग्रैंडमा मिलती है। वो फिर से उनसे फेंगुए के बारे में पूछती है और ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता, वो मुझे दिखा ही नहीं आज। देन हम देखते हैं ग्रैंडमा किसी काम से चली जाती है और लिंशू फोन उठाती है। उसको पता चलता है कि बाइक रेस के टाइम पर एक प्रॉब्लम हो गई। लिंशू तुरंत घर से निकल जाती है और फिर वो एक सुनसान जगह पर जाकर फेंगुए को आवाज देने लगती है। वो उसे ढूंढ ही रही थी कि वो जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथों में चोट लग गई थी। फिर यहाँ पर वो रोने लग जाती है कि फेंगुए को तो उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। हम देखते हैं उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। इस टाइम से रिलेटेड टीवी न्यूज को भी वो याद कर रही थी। देन वो एकदम से घबरा जाती है लेकिन वो देखती है उसके सामने तो फेंगुए था। वो उसको देखकर उसे मारने लग जाती है और उसको कर्ज करने लगती है। वो भी उससे कहता है ठीक है अब से मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। हम देखते हैं फेंगुए लिंशू को अपनी पीठ पर उठाकर उसे अपने साथ ले जा रहा था और लिंशू यहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ का सीन याद कर रही थी और प्रेजेंट में वो फेंगुए से कहती है मेरी नजरों में तुम बिल्कुल चांद जैसे खूबसूरत हो।
फेंगुए उससे कहता है अरे कैसी बात कर रही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट इनसे पूछ रही थी कि आपको कैसा रूम चाहिए। यहाँ पर वो 2 रूम्स के लिए बोलता है लेकिन लिंशु रिसेप्शनिस्ट को इशारा कर देती है और रिसेप्शनिस्ट भी बोलती है कि सॉरी सर, सारे रूम फिल हो गए हैं, बस एक ही रूम बचा है। यहाँ पर फेंगुए लिंशु की तरफ देखता है और वो कहती है अरे अब तो हमें एक ही रूम में सोना पड़ेगा। फेंगुए भी इसके लिए मान जाता है और यहाँ पर इशारों में लिंशु रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया भी कर रही थी। फिर हम देखते हैं लिंशु बेड पर बैठ जाती है और फेंगुए कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। शावर लेते टाइम यहाँ पर वो लिंशु को इमेजिन करने लगता है लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम देखते हैं वो शावर लेकर आ जाता है और लिंशु उसके क्लोज होने लगती है और यहाँ पर वो उसको टच भी करके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर फेंगुए उससे येन के बारे में पूछता है तो फिर वो कहती है तुम ही एकलौते मेरे हस्बैंड हो। यहाँ पर वो बताती है कि उसने येन को तो रिजेक्ट कर दिया है बहुत पहले से ही और वो सिर्फ और सिर्फ फेंगुए से ही प्यार करती है। यहाँ पर फेंगुए याद करता है कि कैसे येन उसे फ्लावर्स दे रहा था और वो सोचता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ट्रिक खेल रही है और मैं इससे पागल नहीं बन सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लिंशु शावर ले रही थी और वो उसको ग्लास के थ्रू देख रहा था लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि लिंशु वापस आ रही है तो फिर वो एकदम से मैगजीन पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लिंशु उसको देखकर कुछ सस्पिशियस फील करती है लेकिन फिर वो एकदम लेट गया था। वो भी उसके पास आकर लेट जाती है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो उसके पास आती है और कहती है मेरा पिलो बहुत ज्यादा हार्ड है, क्या तुम मुझे अपना पिलो दे सकते हो। फेंगुए उससे कहता है तुम्हारे तो बड़े ज्यादा नखरे हैं। लिंशु ये बात सुनकर थोड़ा चिढ़ती है लेकिन फिर वो उसके क्लोज आ जाती है और यहाँ पर वो उसके क्लोज आ रही थी कि तभी हम देखते हैं फेंगुए उसके ऊपर आ जाता है और कहता है शायद अब तुम डेंजर में हो। फिर हम देखते हैं वो उसको किस करने लग जाता है और लिंशु भी ये एंजॉय कर रही थी। अगले सीन में हम लिंशु और फेंगुए को देखते हैं जो कि दोनों साथ में थे और लिंशु यहाँ पर सोच रही थी कि वो 18 साल की है और अभी फेंगुए के साथ में है। फेंगुए सोच रहा था कि अभी शायद हम कपल हैं तो फिर हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए और यही सोचते हुए वो लिंशु का हाथ पकड़ लेता है और लोग उनको देखकर बात कर रहे थे कि मतलब ये दोनों सही में एक दूसरे के साथ है। अगले सीन में हम लिंशु को इनके साथ में देखते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर शियांग नाम के लड़के की एंट्री होती है। वो एकदम स्टाइल से बेंच के ऊपर चला जाता है और मैडम उसको कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो टीचर से कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट चाहिए और फिर वो तुरंत लिंशु के सामने चला जाता है। फिर वो लिंशु के पास आकर कहता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। लिंशु से मना करने ही वाली थी कि शियांग अपने बारे में बताने लग जाता है, अपना नाम, अपनी हाइट और सब कुछ। वो आगे बढ़ता है लेकिन लिंशु उससे कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम चले जाओ, कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूँ। शियांग कहता है पहली लड़की है जिससे मुझे रिजेक्ट किया है। फिर वो उसकी टेबल पर एक लेटर डालता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं। तभी फेंगुए यहाँ पर आता है और वो लिंशु से वो लेटर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम शियांग को देखते हैं जिसका दोस्त उससे पूछ रहा था क्या तुम सही में लिंशु को परस्यू करने वाले हो। पीछे से फेंगुए भी आ जाता है पर शियांग कह रहा था उस जैसी लड़की को भला मैं क्यों पसंद करूंगा। मेन बात तो ये है अगर मैंने उसको पटा लिया तो फिर मैं पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में और भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। फेंगुए को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो दोस्त तो वहाँ से भाग जाता है और फेंगुए शियांग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और फेंगुए शियांग को ओवरकम करता है लेकिन फिर हम देखते हैं शियांग फेंगुए को एकदम से रोक देता है और कहता है उस जैसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आके तुम करोगे भी क्या, वो अनमैरिड होकर भी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर फेंगुए शियांग के ऊपर और अटैक करता कि तभी वहाँ पर लिंशु आ जाती है और वो उसको चिल्लाकर कहती है ऐसा मत करो। फिर वो फेंगुए के पास आती है और कहती है मैंने यहाँ पे सारी बातें सुन ली और उसको संभालते हुए कहती है तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। फेंगुए उससे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। शियांग यहाँ पर लिंशु से कहता है मुझे गलत मत समझना और लिंशु उससे कहती है तुम जैसे दुबले इंसान से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं रखना है। और फिर वो वहाँ पर से फियांग का हाथ पकड़ती है और अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंशु फेंगुए की ड्रेसिंग कर रही थी और उससे कहती है अगली बार से अगर तुमने फाइट करी ना तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फेंगुए उससे पूछता है कि तुम्हें इस सब के बारे में पता कैसे चला। वो कहती है तुम्हारे नेचर का तो मुझे पता ही है तो फिर मैंने अंदाजा लगा लिया। यहाँ पर फिर फेंगुए उससे येन के बारे में पूछता है तो वो कहती है वो सब पास्ट की बातें हैं, प्रेजेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर फिर लिंशु जाने लग जाती है कि तभी फेंगुए उसको रोकता है और कहता है कि मैं इस चाइल्ड का गॉडफादर बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लिंशु उसको हक करती है और कहती है ये चाइल्ड वैसे भी तुम्हारा ही है। उससे कहता है अगर ये चाइल्ड मेरा नहीं भी है तब भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लिंशु उससे कहती है इसके बॉर्न होने तक का वेट कर लो फिर मैं तुम्हें पैटर्निटी टेस्ट करवा दूंगी।
और वो बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यूट होगा, और ये कहकर वो उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि रात में अपने रूम में आता है और उसे लिंशु याद आ जा रही थी। देन यहाँ पर वो उसके बारे में अपनी डायरी में नोट करने लग जाता है और उसको तो जगह जगह पर लिंशु नजर भी आ रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिंशु को देखते हैं जो कि फेंग्यू के घर पे ब्रेकफास्ट के लिए आती है और वो उसको बहुत ज्यादा अच्छा खाना सर्व करता है। वो उसको बताने लग जाता है कि वो इस समय के दौरान अपनी बॉडी को कैसे नरिश रख सकती है। जो यहाँ पर अपने हाई स्कूल का टाइम याद करती है। वो फेंग्यू से पूछती है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्या सोच रहे हो। यहाँ पर फेंग्यू कुछ कहता है और लिंशु को अपनी प्रीवियस लाइफ का सीन याद आ जाता है और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें एग्जाम में हेल्प चाहिए और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फेंग्यू यहाँ पर लिंशु से बताता है कि वो एक फायर फाइटर बनना चाहता है। लिंशु याद करती है कि कैसे फेंग्यू लास्ट लाइफ में उसका साथ छोड़ के चला गया था। वो एकदम से इस बात से मना कर देती है। यहाँ पर फेंग्यू कहता है कि तुम मुझे किसी से कम समझती हो। लिंशु उससे कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये काम ना करो, जो चाहो वो बन सकते हो लेकिन फायर फाइटर बिल्कुल भी नहीं। फेंग्यू कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि वो हाई स्कूल का सीन याद करता है जहाँ पर लिंशु ने मजाक में निंग से कहा था कि वो एक फायर फाइटर से शादी करेगी। यहाँ पर लिंशु उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फेंग्यू गुस्से से चला जाता है। जिसे लिंशु उससे कह रही थी मैं तुम्हें फायर फाइटर तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। नेक्स्ट हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि बाहर आता है तो फिर बाहर उसको उसके डैड के आदमी मिलते हैं। वो उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। फेंग्यू मना कर देता है तो फिर वो उसको लिंशु की फोटो दिखाता है और कहता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम इस लड़की के साथ डील करेंगे। फेंग्यू कहता है ऐसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फेंग्यू उनके साथ चला जाता है। पीछे से लिंशु उसको ढूंढते हुए आ रही थी। नेक्स्ट हम फेंग्यू को उसके डैड के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसको डांट रहे थे। उससे कह रहे थे आखिरकार शिन के साथ में प्रॉब्लम क्या है, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। फेंग्यू कहता है मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर उसके डैड उसे लिंशु की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसकी वजह से कर रहे हो ना ये सब कुछ। वो कहता है मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया है, ये हमारी फैमिली में शादी नहीं कर सकती। फेंग्यू याद करता है उसके डैड ने उसे कैसे अबैंडन किया था और कहता है कि आप इस बारे में मत बोलो। वो जाने लग जाता है लेकिन उसके डैड उसको धमकाते हैं। उधर हम लिंशु को देखते हैं जो कि घर में बेसब्री से फेंग्यू का वेट कर रही थी। फेंग्यू आकर बैठता है और लिंशु उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम फायर फाइटर बनो, क्योंकि फायर फाइटर की लाइफ बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। फेंग्यू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब ये बातें जरूरी नहीं है। उसको हक कर लेता है और कहता है अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हक करना चाहता हूँ। इस सीन में हम फेंग्यू और लिंशु को साथ में सोता हुआ देखते हैं। अभी फेंग्यू को फोन में एक मैसेज आता है। फेंग्यू लिंशु को देखता है और उसके साथ अपने बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लग जाता है। फिर वो उठता है और उसको अच्छे से कवर करके रूम से चला जाता है। वो पूरी तरीके से तैयार होता है और वहाँ पर एक लाइटर छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंशु उठती है और हर जगह फेंग्यू को ढूंढने लग जाती है। वो उसका फोन भी ट्राई करती है लेकिन वो फोन भी पिक नहीं कर रहा था। देन वो उसका लेटर देखती है जिसपे फेंग्यू ने लिखा था कि वो अपनी फैमिली में रिटर्न जा रहा है। लिंशु यहाँ पर सोचती है कि और मैं यहाँ पर मदर बनने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंशु हॉस्पिटल विजिट के लिए आई थी। डॉक्टर्स को बताती है कि तुम्हारा चाइल्ड बहुत ज्यादा हेल्दी है। फिर यहाँ पर डॉक्टर्स की हालत देखती हैं और कहती है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आता है। यहाँ पर लिंशु कहती है शायद फादर जिंदा ही नहीं है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक नर्स आती है और डॉक्टर से कहती है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, कुछ लोगों को फायर पे से रेस्क्यू किया गया है। लिंशु ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और नर्स से कहती है कि कहाँ पे है वो यहाँ पर भागते भागते गिर भी गई थी। तभी उसे स्ट्रेचर पे जाता हुआ एक इंसान नजर आता है और वो उसे फेंग्यू समझ लेती है। उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि वो जमीन पर गिर गई थी। फिर यहाँ पर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसकी नजरों के सामने फेंग्यू आ जाता है। तुरंत उसके पास चली जाती है, उसको देखकर रोने लग जाती है और फेंग्यू कहता है कि तुम ऐसे क्यों बैठी थी, ऐसी हालत में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और वो तो बस रोए ही जा रही थी। फिर हम देखते हैं लिंशु फेंग्यू के ऊपर गुस्सा भी करती है कि तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। उसको गले लगा लेता है और कहता है अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर लिंशु फेंग्यू से पूछती है कि तुम अपनी फैमिली को छोड़कर आ गए हो, अब तुम क्या करने वाले हो। फेंग्यू कहता है कि अब उसके डैड उसको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे उसके डैड की बातें उसने सुन ली थी। यहाँ पर लिंशु फेंग्यू का हाथ पकड़ती है और कहती है चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वो भी कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और उसको किस भी करता है। सीन में हम फेंग्यू के डैड को देखते हैं जिसका वर्कर उन्हें बताता है कि फेंग्यू जा चुका है। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा करते हैं और अपने वर्कर से कहते हैं किसी भी हाल में उसे ढूंढ कर लाओ। नेक्स्ट हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। उसका डैड का वर्कर उसको स्पाई कर रहा था, जो चीज फेंग्यू नोटिस कर लेता है और एक कॉल लगाता है। फिर वो बाहर आ गया था लेकिन वो वर्कर उसके सर पर कुछ मार के उसे बेहोश कर देता है।
इसके बाद हम लिंशु को देखते हैं जो कि अनईजी फील कर रही होती है, तो फिर वो फेंगयू को कॉल ट्राई करती है। उसका कॉल नहीं लगता तो फिर वो बेड से उठकर उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर हम फेंगयू को देखते हैं जिसको वो वर्कर लेके ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो वर्कर वहाँ से दौड़ा दौड़ा जाता है। जब पुलिस को मेक श्योर हो जाता है कि लिंशु बिल्कुल सेफ है तो फिर वो भी उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फेंगयू के सर पर चोट लगी थी, इस वजह से उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के सीन्स याद आने लग जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो कैसे पास्ट लाइफ में लिंशु का हस्बैंड था और जो अब तक लिंशु उसके साथ बिहेवियर कर रही थी वो बिल्कुल भी ऐसे उसकी कोई ट्रिक नहीं थी। और फिर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। हम देखते हैं उसके पास में लिंशु आती है और उसको डांटने लग जाती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तभी फेंगयू उसको एकदम से हक कर लेता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि उसे तो लिंशु पे पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। लिंशु यहाँ पर फेंगयू से कहती है मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हम देखते हैं फेंगयू लिंशु की बेली पर हाथ रखता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और लिंशु ये सब कुछ जानने के बाद इमोशनल हो जाती है। ये उससे कहता है कि उससे गलती हो गई लेकिन फिर ये वो गलती दोबारा कभी नहीं करेगा और ये कहकर वो उसको किस कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा ब्रूटली किस करने लगते हैं। हम देखते हैं फेंगयू लिंशु से कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट करके लाता हूँ। इस सीन में हम फेंगयू के डैड को देखते हैं जो कि अपने वर्कर के ऊपर भड़क रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि आपके क्राइम सबके सामने आ गए और अब हमें आपको अरेस्ट करना होगा। उसके बाद हम लिंशु और फेंगयू को देखते हैं जो कि ये सब कुछ न्यूज पर देख रहे थे और इसके बाद ये दोनों आपस में अपनी फैमिली प्लानिंग भी करने लग जाते हैं। इसके बाद फेंगयू लिंशु को एक फेयर में लेकर आता है। जो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी और फेंगयू लिंशु का हाथ पकड़कर उससे लाइफ टाइम साथ रहने के प्रॉमिसेस करता है और फिर वो उसके सामने रिंग निकालता है और नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है। जो ये देखकर इमोशनल होती है और उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर